आकाश ने ताई माँ को सीधे जान से मारने की धमकी दे दी। उसने साफ शब्दों में कह दिया, अगर कल तक उसके खिलाफ दर्ज क्राइम रिपोर्ट वापस नहीं ली गई तो ताई माँ कल का सूरज नहीं देख पाएंगी। आकाश की यह धमकी सुनते ही ताई माँ के चेहरे का रंग उड़ गया और सामने खड़ी ईशा भी अंदर तक सहम गई। आकाश जानता था कि सूरज और ईशा ने उसके खिलाफ इतने सबूत जमा कर लिए हैं कि अगर वह फाइल पुलिस तक पहुंच गई तो उसके लिए बचना मुश्किल हो जाएगा। इसलिए अब उसने कानून से बचने के लिए परिवार को निशाना बनाना शुरू कर दिया था। ताई माँ हाथ जोड़कर आकाश से कहती हैं कि उन्होंने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा, फिर वह परिवार को क्यों बर्बाद करना चाहता है। लेकिन आकाश के अंदर इस वक्त सिर्फ गुस्सा था। वह कहता है कि उसे किसी की सफाई नहीं सुननी, उसे सिर्फ वह फाइल चाहिए जिसमें उसके सारे अपराध दर्ज हैं। तभी ईशा आगे बढ़ती है और आकाश को रोकते हुए कहती है कि धमकी देकर वह कानून से नहीं बच सकता। लेकिन आकाश पलटकर ईशा को ही चेतावनी दे देता है कि अगर उसने ज्यादा समझदारी दिखाने की कोशिश की तो सबसे पहले नुकसान सूरज का होगा। ईशा कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो जाती है क्योंकि वह जानती है कि आकाश सिर्फ बातें नहीं कर रहा, वह पहले भी कई बार सूरज और उसके परिवार को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर चुका है। आकाश ताई माँ से कहता है कि उसके पास सिर्फ आज की रात है, सुबह तक अगर शिकायत वापस नहीं हुई तो परिणाम बहुत बुरा होगा। ताई माँ की आंखों में डर साफ दिखाई देता है, लेकिन ईशा के चेहरे पर डर के साथ एक अलग ही दृढ़ता भी नजर आती है। वह मन ही मन फैसला कर लेती है कि इस बार आकाश को उसके अपराधों से बचने नहीं देगी। आकाश वहां से चला जाता है, लेकिन जाते जाते एक आखिरी धमकी देता है, अगर सूरज को कुछ हुआ तो उसकी जिम्मेदार सिर्फ ईशा होगी। आकाश के जाते ही ताई माँ टूट जाती हैं। ईशा उन्हें संभालती है और कहती है कि अब डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन उसी समय ईशा के फोन पर सूरज का कॉल आता है। ईशा कुछ पल तक फोन को देखती रहती है। उसे समझ नहीं आता कि सूरज को पूरी सच्चाई बताए या पहले आकाश की चाल का पता लगाए। और यहीं से शुरू होने वाला है वह खेल जिसमें इस बार सिर्फ आकाश की आजादी नहीं बल्कि सूरज की जिंदगी भी दांव पर लगी है। ईशा ने सूरज का फोन उठा तो लिया, लेकिन आकाश की धमकी के बारे में कुछ नहीं बताया। उसकी आवाज से ही सूरज समझ गया कि जरूर कोई बड़ी बात हुई है। सूरज ने पूछा कि वह इतनी परेशान क्यों है, लेकिन ईशा ने बात संभालते हुए कह दिया कि घर में ताई माँ की तबीयत थोड़ी खराब है। सूरज को ईशा की बात पर पूरा भरोसा नहीं हुआ। वह ईशा को अच्छी तरह जानता था। जब भी ईशा के मन में कोई बड़ा राज होता, उसकी आवाज खुद ब खुद बदल जाती थी। सूरज ने दोबारा पूछा कि क्या आकाश घर पर आया था। यह सवाल सुनते ही ईशा कुछ सेकंड के लिए चुप हो गई। सूरज समझ गया कि उसका शक सही है, लेकिन ईशा ने फिर भी पूरी बात नहीं बताई। वह नहीं चाहती थी कि सूरज गुस्से में आकाश के पास पहुंच जाए और मामला और बिगड़ जाए। उधर ताई माँ ईशा से कहती हैं कि सूरज से कुछ मत छुपाओ। अगर आकाश सच में उसे नुकसान पहुंचाने की सोच रहा है तो सूरज को जानना जरूरी है। ईशा कहती है कि वह सूरज को खतरे में नहीं डाल सकती। ताई माँ समझाती हैं कि किसी अपने को बचाने के लिए सच्चाई छुपाना कभी कभी सबसे बड़ी गलती बन जाता है। लेकिन ईशा का डर कम नहीं होता। उसे याद आता है कि आकाश ने जाते समय साफ कहा था कि अगर शिकायत वापस नहीं हुई तो सूरज को नुकसान होगा। इसी बीच सूरज अचानक घर पहुंच जाता है। ईशा उसे सामने देखकर चौंक जाती है। सूरज सीधे ताई माँ के पास जाता है और उनकी हालत देखकर पूछता है कि आखिर हुआ क्या है। ताई माँ ईशा की तरफ देखती हैं। ईशा उन्हें आंखों से इशारा करती है कि कुछ न कहें, लेकिन सूरज की नजर दोनों पर पड़ चुकी होती है। वह कहता है कि उससे कुछ छुपाया जा रहा है। ताई माँ आखिरकार टूट जाती हैं और आकाश की पूरी धमकी सूरज को बता देती हैं। सूरज कुछ सेकंड तक बिल्कुल शांत रहता है, फिर उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई देने लगता है। वह कहता है कि आकाश ने इस बार बहुत बड़ी गलती कर दी है। सूरज ताई माँ से वादा करता है कि अब आकाश उनके परिवार के किसी भी सदस्य को छू तक नहीं पाएगा, लेकिन ईशा उसे रोकती है। वह कहती है कि आकाश यही चाहता है कि सूरज गुस्से में कोई कदम उठाए। सूरज रुक तो जाता है, लेकिन उसकी आंखों में साफ दिखाई देता है कि अब वह आकाश को छोड़ने वाला नहीं। और तभी सूरज को एक ऐसा सुराग मिलता है जिससे पता चलता है कि आकाश ने धमकी देने से पहले ही अगली चाल चल दी है। आकाश ने सूरज और ईशा के खिलाफ नया खेल शुरू कर दिया था। उसे पता था कि सीधे सूरज से भिड़कर जीतना आसान नहीं है, इसलिए उसने परिवार की सबसे कमजोर कड़ी को निशाना बनाने का फैसला किया। और इस बार उसकी नज़र बंटी और रिया पर थी। आकाश को पहले से पता था कि बंटी रिया से प्यार करता है और दोनों के रिश्ते को लेकर परिवार में गलतफहमियां चल रही हैं। वह यह भी जानता था कि अगर बंटी और रिया के बीच कोई बड़ा विवाद खड़ा कर दिया जाए तो सूरज का पूरा ध्यान आकाश से हटकर अपने परिवार पर चला जाएगा। आकाश ने बंटी से संपर्क किया। वह उसे समझाता है कि सूरज कभी भी उसके प्यार को स्वीकार नहीं करेगा।
वह कहता है कि अगर बंटी सच में रिया के साथ जिंदगी बिताना चाहता है तो उसे खुद अपने फैसले लेने होंगे। बंटी शुरुआत में आकाश की बातों पर भरोसा नहीं करता, लेकिन आकाश उसके मन में एक ऐसा डर डाल देता है जो धीरे धीरे बड़ा होने लगता है। वह कहता है कि सूरज रिया को कभी अपनी बहू नहीं बनाएगा। बंटी परेशान हो जाता है। उधर रिया भी बंटी पर लगातार दबाव बना रही होती है कि अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें अपने रिश्ते के लिए खड़ा होना होगा। बंटी पहले ही परिवार और रिया के बीच फंसा हुआ था। अब आकाश की बातें उसकी उलझन और बढ़ा देती हैं। आकाश उसे एक ऐसी जगह के बारे में बताता है जहां से वह रिया के साथ कुछ दिनों के लिए दूर जा सकता है। बंटी समझ नहीं पाता कि आकाश उसकी मदद क्यों कर रहा है, लेकिन आकाश अपनी असली मंशा छुपाकर कहता है कि वह सिर्फ उसकी जिंदगी बचाना चाहता है। बंटी आखिरकार रिया को लेकर घर छोड़ने का फैसला कर लेता है। उसे लगता है कि कुछ दिनों बाद जब सबका गुस्सा शांत हो जाएगा तब वह वापस आकर परिवार से बात करेगा, लेकिन उसे यह नहीं पता कि आकाश ने उसके लिए जो रास्ता चुना है वह सीधे एक बहुत बड़े विवाद की तरफ जा रहा है। उधर ईशा को जैसे ही बंटी और रिया के बारे में पता चलता है, उसके हाथ से पूजा की थाली छूट जाती है। वह तुरंत सूरज के पास पहुंचती है। बंटी का नाम सुनते ही सूरज के चेहरे का रंग बदल जाता है। जिस बंटी को उसने भाई माना था, उसी के घर से भागने की खबर उसके सामने थी। सूरज तुरंत फैसला करता है कि बंटी को ढूंढकर ही दम लेगा, लेकिन ईशा जानती है कि सूरज इस वक्त बेहद गुस्से में है, इसलिए वह खुद पुलिस टीम को लेकर बंटी की तलाश में निकल पड़ती है। अब एक तरफ सूरज है और दूसरी तरफ ईशा, और दोनों का लक्ष्य एक ही है, बंटी और रिया। सूरज ने अपने लोगों को शहर के हर कोने में बंटी और रिया को ढूंढने के लिए भेज दिया। उसने साफ आदेश दिया कि जैसे ही दोनों का पता चले उसे तुरंत खबर दी जाए। सूरज के लिए यह सिर्फ घर से भागने का मामला नहीं था। उसे लग रहा था कि बंटी ने उसके भरोसे की सबसे बड़ी कीमत चुका दी है। वह बार बार सोचता है कि आखिर बंटी ने उससे बात क्यों नहीं की। अगर बंटी सच में रिया से प्यार करता था तो उसने सूरज के सामने अपना दिल क्यों नहीं खोला। इसी सवाल ने सूरज के गुस्से को और बढ़ा दिया। दूसरी तरफ ईशा अपनी पुलिस टीम के साथ अलग रास्ते पर निकल चुकी थी। वह सूरज से पहले बंटी तक पहुंचना चाहती थी। उसे डर था कि अगर सूरज पहले पहुंच गया तो गुस्से में बंटी के साथ कुछ ऐसा कर सकता है जिसका बाद में उसे पछतावा हो। ईशा पुलिस टीम को निर्देश देती है कि बंटी को देखते ही उसे सुरक्षित हिरासत में लिया जाए और किसी भी तरह की हिंसा न हो। इसी बीच पुलिस को एक छोटी सी जानकारी मिलती है। एक स्थानीय व्यक्ति ने बताया कि उसने बंटी और रिया जैसी शक्ल वाले दो लोगों को शहर से बाहर जाते देखा था। ईशा तुरंत उस रास्ते की तरफ बढ़ती है। उधर सूरज के आदमी भी उसी इलाके में पहुंच जाते हैं, लेकिन बंटी और रिया तब तक वहां से आगे निकल चुके होते हैं। वे एक छोटे से शिव मंदिर की तरफ जा रहे होते हैं। रिया को लगता है कि वहां पहुंचकर शायद दोनों अपने रिश्ते को लेकर अंतिम फैसला कर पाएंगे। बंटी अभी भी परेशान है। उसे लग रहा है कि वह बहुत बड़ी गलती कर रहा है। रिया उसे भरोसा दिलाती है कि अगर दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उन्हें अपने रिश्ते के लिए लड़ना ही होगा। लेकिन बंटी के मन में सूरज का चेहरा घूम रहा है। वह कहता है कि उसे रिया को खोने से डर नहीं लगता, उसे सूरज का भरोसा खोने से डर लगता है। रिया उसकी बात सुनकर भावुक हो जाती है। वह कहती है कि अगर सूरज सच में उसका भाई है तो एक दिन वह उनकी मजबूरी भी समझेगा। इसी बीच मंदिर के पास एक गाड़ी आकर रुकती है। बंटी खिड़की से बाहर देखता है। उसे दूर से कुछ पुलिस की गाड़ियां दिखाई देती हैं। बंटी घबरा जाता है, लेकिन उसे यह नहीं पता कि पुलिस के पीछे सूरज के आदमी भी पहुंच चुके हैं। और अब बंटी के सामने सिर्फ दो रास्ते हैं, भागना या फिर पहली बार सबके सामने सच बोलना। मंदिर के अंदर बंटी और रिया खड़े थे, लेकिन बाहर हालात तेजी से बदल रहे थे। पुलिस टीम मंदिर को चारों तरफ से घेर चुकी थी और दूसरी तरफ सूरज के लोग भी वहां पहुंच चुके थे। बंटी को जैसे ही बाहर हलचल दिखाई देती है, उसका डर और बढ़ जाता है। रिया उसका हाथ पकड़कर कहती है कि अब भागने से कोई फायदा नहीं होगा। अगर वह सच में उससे प्यार करता है तो उसे पहली बार अपने परिवार के सामने खड़ा होना होगा। बंटी कुछ पल तक चुप रहता है, फिर धीरे धीरे मंदिर के बाहर जाने के लिए कदम बढ़ाता है। लेकिन तभी सामने सूरज खड़ा दिखाई देता है। बंटी के कदम वहीं रुक जाते हैं। सूरज की आंखों में गुस्सा जरूर था, लेकिन उससे ज्यादा चोट थी। वह बंटी से पूछता है कि उसने ऐसा क्यों किया। बंटी कुछ बोल नहीं पाता, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। वह सूरज के सामने हाथ जोड़कर कहता है कि उससे गलती हुई है। सूरज पूछता है कि आखिर उसने किसके लिए यह सब किया। बंटी धीरे से रिया की तरफ देखता है। सूरज की नजर भी रिया पर जाती है। कुछ सेकंड की खामोशी के बाद बंटी आखिरकार सच बोल देता है। वह कहता है कि वह रिया से प्यार करता है। यह सुनते ही सूरज के चेहरे पर एक अलग ही भाव आ जाता है। उसे याद आता है कि बंटी ने पहले भी अपने प्यार की बात की थी,
लेकिन उसने कभी ठीक से यह जानने की कोशिश नहीं की कि वह लड़की कौन है। सूरज को अपनी गलती का एहसास होने लगता है, लेकिन तभी एक और बड़ा सच सामने आता है। काव्या भी वहां पहुंच चुकी होती है। उसने बंटी और रिया की सारी बातें सुन ली होती हैं। काव्या के लिए यह खबर किसी सदमे से कम नहीं। उसे समझ आता है कि जिस शादी की तैयारियां चल रही थीं, वह सिर्फ एक गलतफहमी थी। काव्या की आंखों में आंसू आ जाते हैं। रिया उसके सामने जाकर माफी मांगती है, लेकिन काव्या कहती है कि गलती रिया की नहीं है, गलती उस सच के छुपे रहने की है जिसने 3 जिंदगियों को उलझा दिया। सूरज पहली बार शांत होकर बंटी की तरफ देखता है। वह कहता है कि प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन अपने परिवार से इतना बड़ा सच छुपाना जरूर गलत है। बंटी सिर झुका लेता है। सूरज आगे बढ़कर उसे गले लगा लेता है, लेकिन उसी वक्त ईशा को अपने फोन पर एक मैसेज मिलता है। मैसेज पढ़ते ही उसके चेहरे की सारी खुशी गायब हो जाती है। वह सूरज की तरफ देखती है और सिर्फ इतना कहती है, सूरज जी, यह सब सिर्फ बंटी और रिया का मामला नहीं है। आकाश ने इन दोनों को जानबूझकर इस्तेमाल किया है। अब सूरज की आंखों में फिर वही गुस्सा लौट आता है, और इस बार निशाना सिर्फ आकाश नहीं बल्कि उसकी पूरी साजिश बनने वाली है। आकाश ने बंटी और रिया को घर से दूर भेजकर जो चाल चली थी, अब उसका राज सूरज और ईशा के सामने खुलने वाला था। ईशा ने फोन पर मिली जानकारी सूरज को बताई तो सूरज का गुस्सा फिर भड़क उठा। उसे समझ आ गया कि बंटी ने अचानक घर से भागने का फैसला खुद नहीं किया था। किसी ने उसके डर और उसकी भावनाओं का फायदा उठाया था। ईशा बताती है कि बंटी और रिया को जिस रास्ते से बाहर भेजा गया, उस रास्ते पर आकाश के लोगों की मौजूदगी देखी गई है। यह सुनते ही सूरज को यकीन हो जाता है कि पूरा खेल आकाश का है। सूरज कहता है कि आकाश ने परिवार को तोड़ने के लिए पहले भी कई चालें चली हैं और अब उसने बंटी को मोहरा बना लिया है, लेकिन इस बार वह आकाश को उसके इरादे में कामयाब नहीं होने देगा। उधर बंटी को भी धीरे धीरे एहसास होने लगता है कि जिस व्यक्ति ने उसे घर से भागने की सलाह दी थी, उसकी नीयत शायद उतनी साफ नहीं थी जितनी वह समझ रहा था। रिया भी बंटी से पूछती है कि आखिर आकाश ने उनकी मदद क्यों की। बंटी के पास कोई जवाब नहीं होता। उसे याद आता है कि आकाश ने बार बार कहा था कि सूरज कभी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। उसने ही दोनों को एक सुरक्षित जगह तक पहुंचाने का भरोसा दिया था। अब बंटी को लगने लगता है कि शायद आकाश चाहता था कि वह सूरज से दूर हो जाए। इसी बीच सूरज फैसला करता है कि वह आकाश से सीधे बात करेगा। ईशा उसे रोकती है और कहती है कि आकाश को यही चाहिए। अगर सूरज गुस्से में उसके पास जाएगा तो वह फिर से कोई नई चाल चल सकता है। सूरज इस बार अपनी भावनाओं पर काबू रखता है। वह कहता है कि आकाश को हराना है तो गुस्से से नहीं, सबूतों से हराना होगा। ईशा सूरज की बात से सहमत होती है। दोनों मिलकर आकाश के खिलाफ उसके पुराने मामलों की जानकारी जुटाने लगते हैं। लेकिन इसी दौरान पुलिस को एक चौंकाने वाली जानकारी मिलती है। आकाश ने सिर्फ बंटी और रिया को घर से दूर नहीं भेजा था, उसने उनकी पूरी गतिविधि पर नजर रखने के लिए अपने लोगों को भी पीछे लगाया था। अब सूरज समझ जाता है कि बंटी और रिया अभी भी खतरे में हैं। वह तुरंत अपनी टीम को उनकी लोकेशन तलाशने के लिए भेज देता है, और दूसरी तरफ बंटी को भी पहली बार महसूस होता है कि शायद वह जिस रास्ते पर चल पड़ा है, वह सिर्फ परिवार से दूर नहीं ले जा रहा, बल्कि उसे सीधे आकाश के जाल में ले जा रहा है। बंटी और रिया जिस जगह पहुंचे थे, वहां चारों तरफ सन्नाटा था। उन्हें लगा था कि यहाँ कुछ समय रुकने के बाद वे अपने भविष्य के बारे में फैसला करेंगे, लेकिन अब बंटी का मन बिल्कुल शांत नहीं था। उसे बार बार आकाश की बातें याद आ रही थीं। आकाश ने कहा था कि सूरज कभी उनके रिश्ते को स्वीकार नहीं करेगा। उसने कहा था कि अगर दोनों सच में साथ रहना चाहते हैं तो उन्हें परिवार से दूर जाना पड़ेगा। लेकिन अब बंटी को समझ आने लगा था कि शायद आकाश ने जानबूझकर उसके मन में डर पैदा किया था। रिया भी बंटी की परेशानी समझ रही थी। वह उससे पूछती है कि आखिर वह इतना परेशान क्यों है। बंटी कहता है कि उसे लग रहा है कि उसने सूरज भैया के साथ बहुत बड़ा धोखा किया है। रिया उसे समझाती है कि उसने कोई अपराध नहीं किया, दोनों ने सिर्फ अपने प्यार के लिए फैसला लिया है। लेकिन बंटी कहता है कि प्यार के साथ जिम्मेदारी भी होती है। अगर उसकी वजह से सूरज और ईशा के परिवार में परेशानी आई तो वह खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। रिया की आंखों में भी आंसू आ जाते हैं। वह कहती है कि उसने बंटी को कभी अपने परिवार से रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं कहा था, वह सिर्फ चाहती थी कि बंटी अपने दिल की बात सबके सामने कहे। बंटी को एहसास होता है कि गलती रिया की नहीं थी, गलती उसकी थी। उसने सच बोलने के बजाय भागने का रास्ता चुना। उधर सूरज और ईशा उनकी तलाश में लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं। ईशा को एक लोकेशन मिलती है। सूरज तुरंत वहां पहुंचने की तैयारी करता है, लेकिन ईशा उसे याद दिलाती है कि बंटी को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। सूरज कहता है कि बंटी ने चाहे जो किया हो, वह उसके लिए आज भी भाई जैसा है। वह उसे सजा देने नहीं, वापस लाने जा रहा है।
यही बात ईशा को भी राहत देती है। लेकिन तभी पुलिस टीम को खबर मिलती है कि आकाश के कुछ आदमी उसी इलाके में देखे गए हैं। अब सूरज समझ जाता है कि मामला सिर्फ बंटी और रिया का नहीं है। आकाश शायद दोनों को किसी बड़े खेल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। सूरज तुरंत अपनी रणनीति बदलता है। वह पुलिस को अलग रास्ते से भेजता है और खुद दूसरी तरफ से आगे बढ़ता है। लेकिन जैसे ही वह बताए गए ठिकाने के पास पहुंचता है, वहां उसे बंटी या रिया नहीं मिलते। सिर्फ एक मोबाइल फोन जमीन पर पड़ा होता है। फोन पर आखिरी कॉल आकाश की होती है। सूरज की आंखों में गुस्सा भर जाता है। अब उसे यकीन हो चुका था, आकाश ने बंटी को सिर्फ भगाया नहीं है, वह उसे किसी बड़े खेल में फंसा चुका है। आकाश ने बंटी और रिया को अपने जाल में फंसाने के बाद अब अगला निशाना सूरज को बनाया था। उसे पता था कि सूरज बंटी को किसी भी कीमत पर वापस लाएगा, और इसी भावनात्मक कमजोरी का फायदा उठाकर आकाश ऐसा माहौल तैयार करना चाहता था जिसमें सूरज खुद कानून के घेरे में आ जाए। आकाश अपने लोगों को निर्देश देता है कि बंटी और रिया को सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उनकी लोकेशन किसी को पता नहीं चलनी चाहिए। उधर सूरज और ईशा को लगातार अलग अलग सुराग मिल रहे थे। कभी कोई बंटी को एक होटल में देखने की बात करता, तो कभी कोई कहता कि दोनों शहर से बाहर जा चुके हैं। सूरज को समझ आने लगता है कि ये सभी सुराग जानबूझकर दिए जा रहे हैं। ईशा भी जांच के दौरान यही निष्कर्ष निकालती है। वह सूरज से कहती है कि अगर हर जगह एक जैसा भ्रम पैदा किया जा रहा है, तो इसका मतलब है कि कोई पीछे से पूरी कहानी को नियंत्रित कर रहा है। सूरज कहता है, आकाश। दोनों अब आकाश की गतिविधियों पर नजर रखने का फैसला करते हैं। ईशा अपनी पुलिस टीम को आकाश के पुराने संपर्कों की जांच करने के लिए कहती है। कुछ ही देर में पुलिस को पता चलता है कि आकाश लगातार एक पुराने गोदाम के मालिक से संपर्क में था। सूरज को शक होता है कि शायद बंटी और रिया वहीं हैं, लेकिन इस बार सूरज सीधे वहां नहीं जाता। वह पहले पुलिस टीम को इलाके की निगरानी के लिए भेजता है। कुछ समय बाद पुलिस को गोदाम के बाहर एक संदिग्ध गाड़ी दिखाई देती है। गाड़ी आकाश के आदमी की होती है। ईशा तुरंत समझ जाती है कि उन्हें सही जगह का सुराग मिल गया है। लेकिन तभी गोदाम के अंदर मौजूद लोगों को भी पुलिस की गतिविधि का पता चल जाता है। आकाश को फोन किया जाता है। आकाश कुछ पल चुप रहता है और फिर कहता है कि अगर पुलिस वहां पहुंची तो बंटी और रिया को तुरंत दूसरी जगह भेज दिया जाए। लेकिन आकाश को नहीं पता था कि सूरज ने पहले ही उसका खेल समझ लिया है। सूरज अपनी टीम को 2 हिस्सों में बांट देता है। एक टीम गोदाम को घेरती है, दूसरी टीम उस रास्ते पर नजर रखती है जहां से बंटी और रिया को बाहर ले जाया जा सकता है। अब पहली बार आकाश की योजना कमजोर पड़ती दिखाई देती है, लेकिन तभी गोदाम के अंदर से एक व्यक्ति बाहर आता है और पुलिस को बताता है कि बंटी और रिया वहां नहीं हैं। सूरज को यकीन नहीं होता। वह अंदर जाकर खुद जांच करता है। वहां उसे सिर्फ कुछ खाली कमरे और एक कागज मिलता है। कागज पर सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, बंटी को ढूंढने से पहले अपने घर को संभालो। यह पढ़ते ही सूरज और ईशा दोनों के चेहरे बदल जाते हैं। आकाश ने अब खेल को उनके घर तक पहुंचा दिया था। आकाश का संदेश पढ़ते ही सूरज समझ गया कि असली खतरा बंटी नहीं, बल्कि उसका अपना परिवार है। वह तुरंत घर लौटने का फैसला करता है। ईशा भी उसके साथ निकल पड़ती है। रास्ते भर सूरज के मन में यही सवाल चलता रहता है कि आकाश आखिर घर पर क्या करने वाला है। घर पहुंचते ही दोनों देखते हैं कि परिवार के सभी सदस्य सुरक्षित हैं, लेकिन ताई माँ का चेहरा बेहद परेशान है। वह सूरज को बताती हैं कि कुछ देर पहले एक अनजान व्यक्ति घर के बाहर घूम रहा था। उसने किसी से बात नहीं की, लेकिन लगातार घर की तरफ देख रहा था। सूरज तुरंत समझ जाता है कि वह आकाश का आदमी हो सकता है। ईशा पुलिस टीम को आसपास के इलाके की जांच करने के लिए कहती है। कुछ देर बाद पुलिस को एक गाड़ी मिलती है। गाड़ी में कुछ दस्तावेज और एक मोबाइल फोन होता है। मोबाइल में आकाश का नंबर सेव होता है। अब पुलिस के पास आकाश के खिलाफ एक और महत्वपूर्ण सुराग आ जाता है। सूरज कहता है कि अब आकाश को उसके ही खेल में हराया जाएगा, लेकिन तभी घर में मौजूद एक सदस्य बताता है कि आकाश का एक आदमी पहले ही घर के अंदर आने की कोशिश कर चुका था। वह मिशु के बारे में पूछ रहा था। यह सुनकर ईशा परेशान हो जाती है। अब उसे समझ आता है कि आकाश बंटी और रिया के साथ साथ मिशु को भी अपने खेल का हिस्सा बना सकता है। सूरज तुरंत मिशु की सुरक्षा बढ़ा देता है। वह साफ कहता है कि अब परिवार का कोई भी सदस्य अकेले बाहर नहीं जाएगा। इसी बीच ईशा को एक और फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति खुद को आकाश का आदमी बताता है। वह कहता है कि अगर सूरज बंटी और रिया को सुरक्षित देखना चाहता है तो उसे अकेले एक जगह आना होगा। सूरज तुरंत तैयार हो जाता है, लेकिन ईशा उसे रोकती है। वह कहती है कि यही आकाश का जाल है। सूरज कहता है कि अगर बंटी खतरे में है तो वह बैठकर इंतजार नहीं कर सकता। ईशा उसे समझाती है कि अकेले जाना सबसे बड़ी गलती होगी।
दोनों आखिरकार एक योजना बनाते हैं। सूरज अकेला जाने का नाटक करेगा, लेकिन उसके पीछे पुलिस टीम छिपकर रहेगी। इस तरह अगर आकाश ने कोई चाल चली तो उसे मौके पर पकड़ा जा सकेगा। सूरज तय जगह पर पहुंचता है। वहां एक आदमी उसका इंतजार कर रहा होता है। वह सूरज को एक लिफाफा देता है। लिफाफा खोलते ही सूरज के हाथ कांप जाते हैं। अंदर बंटी और रिया की तस्वीर होती है और पीछे सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अगला फैसला तुम्हारा होगा। पार्ट 10, बंटी और रिया की जिंदगी पर मंडराया बड़ा खतरा। वर्ड काउंट बंटी 1 से। बंटी और रिया की तस्वीर देखकर सूरज का चेहरा गंभीर हो जाता है। अब उसे पूरी तरह यकीन हो जाता है कि आकाश दोनों को अपने कब्जे में रखे हुए है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर आकाश उनसे चाहता क्या है। सूरज तस्वीर को ध्यान से देखता है। पीछे दिखाई दे रही जगह को देखकर ईशा तुरंत पहचान जाती है। वह कहती है कि यह जगह शहर से काफी दूर एक पुराना फार्म हाउस है। सूरज तुरंत वहां जाने की तैयारी करता है। इस बार ईशा भी उसके साथ जाने का फैसला करती है। पुलिस टीम को फार्म हाउस के चारों तरफ तैनात कर दिया जाता है। सूरज और ईशा अंदर जाने से पहले पूरी योजना बनाते हैं। उन्हें डर है कि आकाश बंटी और रिया को ढाल बनाकर कोई बड़ा कदम उठा सकता है। फार्म हाउस के अंदर बंटी और रिया सच में मौजूद होते हैं। बंटी को अब समझ आ चुका है कि आकाश ने उसके साथ धोखा किया है। वह रिया से कहता है कि उसे सूरज भैया की बात मान लेनी चाहिए थी। रिया उसे हिम्मत देती है। वह कहती है कि अभी सब खत्म नहीं हुआ है। बाहर सूरज और ईशा धीरे धीरे फार्म हाउस के अंदर पहुंचते हैं। उन्हें एक कमरे से आवाज सुनाई देती है। सूरज दरवाजा खोलता है। अंदर बंटी और रिया दिखाई देते हैं। दोनों सुरक्षित होते हैं। सूरज बंटी को देखकर राहत की सांस लेता है। बंटी दौड़कर सूरज के पास आता है और उससे माफी मांगता है। सूरज उसे गले लगा लेता है, लेकिन तभी पीछे से आकाश की आवाज सुनाई देती है। आकाश ताली बजाते हुए सामने आता है। वह कहता है कि सूरज को लगा था कि वह बंटी को बचाकर जीत गया, लेकिन असली खेल अभी शुरू हुआ है। ईशा आकाश को गिरफ्तार करने का आदेश देती है। पुलिस आगे बढ़ती है। आकाश मुस्कुराता है और कहता है कि उसके पास ऐसा सबूत है जो सूरज और ईशा दोनों की जिंदगी बदल देगा। वह अपनी जेब से एक फाइल निकाल